नमस्कार, वर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण पार्ट 3। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बच्चों मनुष्य के अवलोकन के बारे में और हमने पढ़ा समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया के बारे में कि किस तरह से एक विशेष प्रकार का जो समूहीकरण किया गया है उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। हमने देखा कि प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। यही क्या है, समूहीकरण है। और इस प्रकार से किए गए समूहीकरण को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, जैसे कि पदार्थों का, विलयनों का, मिट्टियों का, बलों का, जीवों का वर्गीकरण। इस प्रकार से क्या है, हम सभी चीजों में क्या है, समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। आइए हम यह आगे जानते हैं कि जीवों की विविधताओं और समानताओं के आधार पर जो उनका वर्गीकरण है वह समय के साथ किस तरह आगे बढ़ा है। तो चलिए हम देखते हैं समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। जो समूहीकरण है और वर्गीकरण की क्या है, पूर्व प्रयास, हम इसके बारे में अब आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर क्या है, समूहीकृत करने का प्रयास किया है। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु जो है, हम एक महान दार्शनिक थे, उसने क्या है, अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया है। किसने? सर्वप्रथम अरस्तु ने। अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर क्या है, समूहीकृत करने का प्रयास किया है। समूहीकृत करने का प्रयास किया है। जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनसे हमको क्या पता चलता है, हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास, उनके जो रहने की जगह है, जहाँ पर वो रहते हैं, उनके आधार पर क्या है, समूहीकृत करने का प्रयास किया गया है। उनके आवास के आधार पर, उनके रहने की जगह के आधार पर क्या है, उनको एक समूह में रखने का प्रयास किया था। किसने? अरस्तु महोदय ने। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या किया है, उनके जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए हैं। जैसे कि स्थल में रहने वाले, स्थल में कौन कौन से रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे जो हैं स्थलों पे, मतलब जमीन में पेड़ पौधे उगते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं। तो उनको क्या है, जो हमारे जमीन पे, जो भूमंडल पे रहते हैं, उनको क्या है, अलग से उनके आवास स्थल, उसके रहने के स्थान के आधार पर क्या है, उनको वर्गीकृत कर दिए हैं, उनको एक समूह में बांट दिए हैं।
जैसे कि कुछ जीव या किसमें रहते हैं, जल में रहते हैं, जैसे मछली है और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जो क्या है किसमें निवास करते हैं, स्थल में सॉरी जल में निवास करते हैं। तो उनको क्या है 2 भागों में बाँट दिया गया है। पहला है स्थल मंडल के में रहने वाले जीव जंतु है और दूसरा है जलीय जीव जंतु, जो जल में निवास करते हैं। तो जल में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो जल में निवास करते हैं। समुद्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं समुद्र के अंदर अंतर्गत। तो इस प्रकार से जल और स्थल 2 भागों में क्या है समूह बना दिए हैं। किसने बनाए हैं ये समूह? अरस्तु महोदय ने। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु क्या है हमारे पास कुछ प्रयासों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अरस्तु महोदय ने जो प्रयास किया है जीवों को वर्गीकरण करने का, जैसे कि जल और स्थल में जो 2 समूह में बांटे हैं ना, जलीय जीव जंतु और क्या है स्थलीय जीव जंतु। तो ऐसे 2 समूह में बांटे हैं। तो अरस्तु महोदय के वर्गीकरण के बाद भी और प्रयास हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रयास बंद हो गया होगा, लेकिन क्या है हमारे पास क्या है कुछ भी ऐसा सबूत नहीं है, कोई भी ऐसा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनके बाद भी क्या है वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए हैं। अब आगे देखते हैं 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों का बाह्य लक्षण को आधार बनाया। 1600 किसमें? सन 1686 में। किसने? जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने। जॉन रे, जो जॉन रे नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या है पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षण को क्या किया अपना आधार बनाया। जब उन्होंने पौधों का वर्गीकरण करना स्टार्ट किया, जब पौधों को उन्होंने वर्गीकृत करने का जो ये स्टार्ट किया, तो क्या है उनके बाह्य लक्षण को, उनके बाहरी जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको उन्होंने क्या बनाया अपना आधार बनाया। अपने आविष्कार का या उनके ऊपर जो भी पौधों के ऊपर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनके जो बाहरी आधार है, जो बाहर से उनके जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसको आधार बनाया किसने? जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने 1686 में क्या है पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। जॉन रे के बाद केरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अब जॉन रे के बाद किसका नाम आता है? जॉन रे के बाद आता है केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस। ये कौन है? केरोलस लिनियस। ये भी क्या है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया। जो लिनियस महोदय हैं, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया है? उन्होंने यह महत्वपूर्ण काम किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे कुछ विशिष्ट गुण, जैसे पौधों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर क्या है एक सरल वर्गीकरण दिया। उन्होंने यह खोज निकाला कि यह कौन सा फूल है, यह नर फूल है और यह मादा फूल है। इसको कौन खोज निकाला? जो लिनियस महोदय है, उन्होंने क्या है यह खोज निकाला कि नर फूल में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और मादा फूल में कुछ विशिष्ट गुण या लक्षण पाए जाते हैं।
और उनकी जो है अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर क्या है उन्होंने एक सरल वर्गीकरण दिया। किसने दिया? लिनियस महोदय ने, जो केरोलस लिनियस है उन्होंने उन्होंने क्या है दुनिया भर के तमाम पौधों का क्या किया? अवलोकन किया। उन्होंने तमाम पौधों पे अपना रिसर्च किया और क्या पता लगाया कि जो पौधों हैं उनमें क्या है कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्होंने फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण दिया। इसे क्या कहते हैं? इस वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक वर्गीकरण। क्योंकि उन्होंने फूलों में यह पता लगाया कि कौन सा फूल जो है वह नर फूल है और कौन सा मादा है। तो जो पौधे हैं, फूलों हैं, उनमें क्या है उन्होंने नर और मादा को वर्गीकृत किया और इस वर्गीकरण को क्या कहते हैं? लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक वर्गीकरण। लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। इसका विवरण उनकी 1900 इनका जो लैंगिक वर्गीकरण है, इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में मिलता है। जो लैंगिक वर्गीकरण उन्होंने किया लिनियस महोदय ने, उसका विवरण कहाँ से मिलता है हमको? उनकी लिनियस महोदय की लिनियस महोदय क्या है? वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पौधों पे रिसर्च किया और यह पता लगाया कि पौधों में क्या है नर और मादा दोनों प्रकार के ये पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं और उन्होंने उनका वर्गीकरण किया कि यह फूल नर है और यह मादा है और इन फूलों में क्या है उनके मादा या नर अंगों की संख्या और उपस्थिति का उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया और इस वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं और उसका जो विवरण है उनकी लिनियस महोदय की जो किताब है, जो कब प्रकाशित हुई? 1735 में प्रकाशित हुई। प्रकाशित पुस्तक। उनकी जो प्रकाशित पुस्तक है वो क्या है? सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे में क्या है? मिलता है। तो जो लैंगिक वर्गीकरण है वो किसने किया है? केरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने। केरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के दुनिया भर के जो तमाम पौधे हैं उनका क्या है उन्होंने उनके बारे में रिसर्च किया और क्या पता लगाया कि फूलों में क्या है नर व मादा अंगों की उपस्थिति होती है। वह उनकी जो वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? लैंगिक वर्गीकरण बोलते हैं। और इसका विवरण हमको कहाँ देखने को मिलता है? इसका विवरण हमको उनकी जो पुस्तक है, जो 1735 में प्रकाशित जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे में हमको मिलता है। लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतुओं व वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित कर तुलनात्मक अध्ययन किया। लिनियस महोदय ने क्या किया? सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए क्या है जंतुओं व वनस्पतियों के जो है हजारों नमूनों को, एक तो जो जंतु या वनस्पति पे नहीं बल्कि हजारों नमूनों को क्या है एकत्रित कर उस पे क्या है तुलनात्मक अध्ययन किया।
जो हजारों प्रकार के वनस्पतियों और हजारों प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने क्या किया, एकत्रित किया और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। उनकी एक दूसरे से तुलना करते हुए क्या है, उनके बारे में अत्यधिक जानकारी उन्होंने क्या की, उपलब्ध की, अत्यधिक जानकारी उन्होंने हासिल किया, उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया तथा एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतुओं व वनस्पतियों की प्रत्येक जाति को पृथक-पृथक वर्गीकृत किया जा सके। उन्होंने हजारों जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों पे क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर उसके आधार पर वो ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतुओं और वनस्पतियों की प्रत्येक जाति को क्या है, अलग-अलग, पृथक-पृथक मतलब अलग-अलग वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके आधार पर जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था, उसका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा है। जो लिनियस महोदय है, उन्होंने क्या किया, जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषता, उन्होंने जंतुओं और वनस्पतियों की जो शारीरिक जो बनावट होती है, उनमें क्या-क्या विशेषता पाई जाती है, जैसे कि नर नर जो जंतु है या वनस्पति है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और जो मादा जो वनस्पति है और मादा जो जीव-जंतु है, उसमें क्या विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, उन पे क्या है, उन्होंने एक बहुत गहन अध्ययन किया और क्या पता लगाया कि व्यवस्थित रूप से उनका जो अध्ययन है, वह जो पौधों, वनस्पतियों और साथ ही जीव-जंतुओं को क्या है, वर्गीकृत करने में, उनको अलग-अलग उनको पहचान दिलाने में क्या है, उन्होंने महारत हासिल की। उन्होंने उनके जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में जो है, लिनियस महोदय ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था, उसका क्या है, समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा है। इसका जो लिनियस महोदय ने जो आविष्कार किया, जो जानकारी प्राप्त की, उसका क्या है, समूचे जीव विज्ञान पर उसका अच्छा और गहरा प्रभाव रहा है। जीव विज्ञान को समझने में क्या है, बहुत आसानी हुई है। इस पद्धति में संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बाँटा गया है। जिस आधार पर जो हमारे महोदय हैं, लिनियस महोदय, वो जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या है, पौधों और वनस्पतियों पर जो गहन अध्ययन किया, उसके आधार पर क्या है, वो व्यवस्थित रूप से जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उसका जो है, जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा और इस पद्धति में क्या है, संपूर्ण जगत को 2 भागों में बाँटा गया है। तो वो 2 भाग कौन-सा है? पादप जगत एवं जंतु जगत। हमने पढ़ा है ना कि लिनियस महोदय ने जंतुओं और वनस्पतियों पर क्या किया, रिसर्च किया, उनके ऊपर गहन अध्ययन किया और इस आधार पर उन्होंने क्या है, संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बाँटा गया है। संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बाँटा गया है। किसके आधार पर? उनके खोज के आधार पर, उनके आविष्कार और उन्होंने जो व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया है, उसके आधार पर क्या है, संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बाँटा गया है। पहला जो है पादप जगत, दूसरा क्या है, जंतु जगत। जो वैज्ञानिक है लिनियस महोदय, उन्होंने सिर्फ क्या है, वनस्पतियों पर ही ये अपना जो है रिसर्च नहीं किया है, उन्होंने जंतुओं पर भी क्या है, जीव जंतुओं पर भी हजारों प्रकार के जीव जंतुओं पर क्या है, उन्होंने रिसर्च किया और संपूर्ण जीव जगत को 2 भाग जगत में बाँटा है।
पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत से आप क्या समझते हैं? पादप जगत क्या है भाई? तो जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं, वो किस में आएंगे? पादप जगत के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त जो जीव जंतु हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। केरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया है। जो केरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या है, वर्गीकरण में सबसे पहले क्या किया? पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम, पदानुक्रम वह प्रक्रिया है, तो पदानुक्रम क्या है? पदानुक्रम तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर, किसके आधार पर? जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर, विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। क्या कहलाता है? पदानुक्रम कहलाता है। जैसे है, जैसे मनुष्य का पदानुक्रम, जैसे मनुष्य का पदानुक्रम, तो इसमें आता है जगत। तो जगत के अंतर्गत किसके क्या आता है? एनिमेलिया, बहुकोशिकी यूकेरियोटिक अंतर्ग्रहण पोषण विधि। दूसरा है संघ, तो कार्डेटा, कशेरुकदंड एवं जोड़ीदार उपांग। वर्ग, क्लास, मेमेलिया, जिसके शरीर में क्या है? जिसका शरीर जो है रोए से ढका रहता है और बाह्य कण उपस्थित रहता है। जगत, जगत के अंतर्गत क्या आता है? एनिमेलिया, एनिमेलिया ये क्या है? बहुकोशिकी है, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी यूकेरियोटिक अंतर्ग्रहण पोषण, पोषण विधि। दूसरा है संघ, संघ इसके अंतर्गत आता है कार्डेटा, कार्डेटा जिसमें है कशेरुक, कशेरुक दंड, जोड़ीदार उपांग, जोड़ीदार उपांग। तीसरा है वर्ग, इसके अंतर्गत आता है मेमेलिया, मेमेलिया
मेमेलिया। इसके अंतर्गत इनका जो शरीर है वो क्या है, रोए से ढका रहता है, मतलब इसके शरीर में बाल अधिक होता है। शरीर जो है क्या है, रोए से ढका रहता है। बाह्य कर्ण क्या है, उपस्थित रहता है। नेक्स्ट आता है गण। प्राइमेटस। प्राइमेटस अंगूठे की स्थिति विपरीत रहती है इसमें। प्राइमेटस में क्या है, अंगूठे की स्थिति विपरीत रहती है। विपरीत रहती है। अग्र व पश्चपाद में 5-5 अंगुलियां होती है। अग्र, अग्र मतलब सामने का हिस्सा। अग्र व पश्च, पश्च अर्थात पीछे का भाग। पाद में जो इनके जो पांव हैं वो अग्र व पश्चपाद में क्या है, 5-5 उंगलियां होती है। 5-5 अंगुलियां होती है। 5-5 अंगुलियां होती है। जो सामने व पीछे दोनों पैरों के में कितनी उंगलियां होती है, 5-5 उंगलियां होती हैं। अब आता है कुल। तो कुल में क्या आता है, होमोनिडी। होमोनिडी। इसमें क्या है, द्विपाद चलन। द्विपाद चलन मतलब जो दो पैरों से चलता है वो क्या कहलाता है, द्विपाद चलन। अब आता है इनका वंश। वंश में आता है होमो। होमो सुविकसित मस्तिष्क। सुविकसित मस्तिष्क जो मनुष्य है या जो ऐसे सभी प्राणी आएंगे जिसका मस्तिष्क क्या है, विकसित है, जो सोचने समझने के योग्य हैं, वो इसके होमो वंश में आएंगे। फिर आता है जाति। जाति में आएंगे सेपियंस। सेपियंस। द्विज जगत में कुछ कमियां थी, जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में से सीमाबद्ध किया था। जो हमारे लिनियस महोदय हैं उसमें क्या है, जो रिसर्च किया है और जो वर्गीकरण किया है उसमें क्या थी, कुछ कमियां थी, क्योंकि इन्होंने सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में क्या है, सीमाबद्ध किया है। परंतु कई ऐसे जीव पाए गए हैं जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। जबकि हमारे जो जीव जगत है उसमें कई ऐसे जीव भी हैं जो क्या है, पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण उसमें क्या है, दर्शाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अपने नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे कि ऐसे कौन से जो जंतु हैं, जीव हैं जिसमें पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।